सरस्वती जी की बात सुनकर पूरे पैलेस में सन्नाटा छा गया। सौरभ जो अभी तक मुस्कुरा रहा था, उसके चेहरे पर सिकन आ गई और वह मंडप से तुरंत उठ खड़ा हुआ। कमरे में नहीं है माँ, आपने ठीक से देखा? बालकनी में होगी या शायद बाथरूम में? सौर ने तेजी से पूछा। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। सौर बेटा, मैंने कोना कोना देख लिया। उसका तैयार होने वाला जोड़ा और गहने वहीं पड़े हैं, लेकिन रूहानी कहीं नहीं है। उसकी सहेलियां भी उसे ढूंढ रही हैं। सरस्वती जी की आंखों में आंसू थे। आरव और अबीर भी मंडप से नीचे आ गए। आरव ने गुस्से में कहा, यह कैसे मुमकिन है? पैलेस के हर गेट पर सिक्योरिटी है। विवान, आर्यन, सीसीटीवी चेक करो। पूरे 1 घंटे तक पैलेस का चप्पा चप्पा छान मारा गया। पूल साइड, गार्डन, छत और यहाँ तक कि स्टाफ क्वार्टर भी। लेकिन रूहानी का कहीं सुराग नहीं मिला। गोपाल जी की हालत खराब हो रही थी। मेरी बच्ची कहाँ चली गई? आज के ही दिन ऐसा क्यों? तभी सन्नाटे को चीरते हुए सौर के फोन की रिंगटोन बजी। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। सौर ने पहले रिंग पर फोन काट दिया, लेकिन फोन दोबारा बज उठा। सौर ने झल्लाते हुए कॉल उठाकर कान पर लगाया। हेलो, वो झल्लाकर बोला। तभी दूसरी ओर से एक जानी पहचानी आवाज आई। हेलो सौर्य, पहचाना मुझे? आवाज सुनते ही सौर्य की भौहें तन गईं। उसने गुस्से से कहा, आयशा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? तभी दूसरी ओर से आयशा बेशर्मी से हंसते हुए बोली, अरे वाह, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भूल गए होगे, लेकिन मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना कहकर सौर फोन काटने ही वाला था कि तभी आयशा की आवाज आई। अरे अरे, 1 मिनट, इतनी भी क्या जल्दी है फोन काटने की? मुझे पता है आज तुम्हारी शादी है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तुम्हारी शादी तो होने से रही, क्योंकि शादी के लिए दुल्हन का होना भी तो जरूरी है ना। क्यों, सही कहा ना मैंने? आयशा की बात सुनते ही सौर्य के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथों की मुट्ठियां भिज गईं और शरीर में गुस्से की एक लहर दौड़ गई। आसपास खड़े आरव, आर्यन और विवान सौर के बदलते हाव भाव देखकर समझ गए कि मामला बहुत गंभीर है। सौर ने गरजते हुए कहा, इसका मतलब रूहानी के गायब होने के पीछे तुम्हारा हाथ है? ऑफ कोर्स नॉट। तुम्हें क्या लगा सौर्य, मेरे सपने तोड़कर तुम और रूहानी अपने सपने सजाओगे? आयशा के होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। आयशा गुस्से से दांत पीसते हुए बोली। आयशा, सौर्य की दहाड़ से पूरा मंडप कांप उठा। उसकी आंखों में खून उतर आया था। कहाँ है रूहानी? अगर उसे एक खरोच भी आई तो मैं तुम्हारा वो हासिल करूंगा जिसकी तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। आयशा दूसरी तरफ से पागलों की तरह हंसने लगी। डर? डर लग रहा है ना सौर्य आहूजा? कैसा लग रहा है जब तुम्हारी सबसे कीमती चीज मेरे हाथ में है? रूहानिया मेरे सामने है बेचारी, लाल जोड़े में सजने चली थी, पर अब उसे कफन की जरूरत पड़ेगी। चुप रहो। सौर्य का गला रुन गया। क्या चाहती हो तुम? बदला। सौर्य, तुमने मुझे रिजेक्ट किया, मुझे सबके सामने जलील किया। अब मैं तुम्हारी खुशियों को आग लगाऊंगी। अगर अपनी दुल्हन को जिंदा देखना चाहते हो तो उदयपुर से बाहर पुराने सीमेंट कारखाने में अकेले आओ। याद रहे, अकेले। अगर मुझे एक भी पुलिस वाला या तुम्हारा ये पालतू गैंग आसपास दिखा तो रूहानी के साथ क्या होगा, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट हैं। कॉल कट गया। सौर्य का हाथ कांप रहा था, पर उसकी आंखों में अब मौत का तांडव था। आरव ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा। भाई, मैं साथ चल रहा हूँ। नहीं आरव, सौर्य ने उसे झटक दिया। वो पागल है, वो कुछ भी कर देगी। तुम यहाँ सब संभालो, मैं रूहानी को लेकर आता हूँ। सौर्य ने आर्यन और विवान की तरफ इशारा किया। विवान ने तुरंत अपने लैपटॉप पर लोकेशन ट्रेस करना शुरू कर दिया। आर्यन ने सौर्य के हाथ में एक छोटा सा वायरलेस ईयरपीस और जीपीएस ट्रैकर दिया। सौर्य, इसे अपनी जेब में रख लो। हम दूर से तुम्हें ट्रैक करेंगे, पर सामने नहीं आएंगे। आर्यन ने गंभीरता से कहा। सौर्य ने अपनी शेरवानी का साफा उतार कर फेंका और अपनी कलाई पर बंधी घड़ी कसी और बिना पीछे मुड़े पैलेस के बाहर खड़ा अपनी विंटेज कार की ओर भागा। सौर्य कारखाने में पहुंचा। धूल और सन्नाटे के बीच उसे रूहानी की सिसकियां सुनाई दी। एक खंबे से रूहानी बंधी हुई थी। उसका मुंह कपड़े से ढका था। उसके ठीक पीछे आयशा खड़ी थी, जिसके हाथ में एक पेट्रोल का कैन और लाइटर था। सौर्य जी, रूहानी ने आंखों ही आंखों में उसे वापस जाने को कहा। आयशा, मैं आ गया, छोड़ दो उसे। सौर्य धीरे धीरे आगे बढ़ा। रुको, वहीं रुक जाओ, आयशा ने चिल्लाकर लाइटर जला दिया। देखो सौर्य, तुम्हारी मोहब्बत कितनी जल्दी राख होती है। आयशा, रुक जाओ, सौर्य की आवाज गूंजी, जिसमें डर और आदेश दोनों घुले हुए थे। वो अपनी जगह पर जड़ हो गया। आयशा की आंखों में जुनूनियत थी। वो लाइटर की लौ को रूहानी के पास रखे पेट्रोल की कैन की ओर ले जाने लगी।
रूहानी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो गर्दन हिलाकर सौर्य को वहां से जाने का इशारा कर रही थी, लेकिन सौर्य की दुनिया तो उसी खंबे से बंधी हुई थी। बहुत प्यार करते हो ना इससे सौर्य? आयशा ने हिस्टेरिकल अंदाज में पूछा। तो देखो अपनी आंखों के सामने इसे जलते हुए, देखो, यही सजा है तुम्हारी। नहीं आयशा, सौर ने अपना दिमाग शांत रखने की कोशिश की। तुम ये सब इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारी इंसल्ट की। पर सोचो, अगर आज तुमने रूहानी को कुछ किया तो तुम पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे काटोगी। क्या तुम एक क्रिमिनल बनकर मरना चाहती हो? मुझे परवाह नहीं है, आयशा चिल्लाई। तभी सौर्य ने देखा कि ऊपर एक लोहे के बीम पर आर्यन रेंगते हुए पहुंच चुका था, जो सौर्य के जीपीएस ट्रैकर के जरिए पीछे पीछे आ गया था। सौर्य ने आयशा की नजरों को भटकाने के लिए चिल्लाकर कहा, आयशा, तुम मुझे जो कहोगी मैं वो करने को तैयार हूँ। तुम बस रूहानी को जाने दो, प्लीज। सौर्य की आवाज में वो बेबसी और प्लीज सुनकर आयशा एक पल के लिए ठिठक गई। उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि सख्त और रसूखदार सौर्य अहुजा किसी के सामने गिड़गिड़ाएगा। तुम तुम मेरे लिए कुछ भी करोगे सौर्य? आयशा ने एक विक्षिप्त मुस्कान के साथ पूछा। ठीक है, तो अभी इसी वक्त इस पेपर पर साइन करोगे? आयशा की बात सुनकर सौर्य की आंखें पेपर पर टिकीं। उस पर साफ साफ अक्षरों में लिखा था, मैरिज सर्टिफिकेट। आयशा चाहती थी कि सौर्य रूहानी के सामने ही उस पर साइन करे और कानूनी तौर पर उसका हो जाए। इस पर साइन करो सौर्य, आयशा ने लाइटर को पेट्रोल के कैन के और करीब ले जाते हुए चीख कर कहा। अभी इसी वक्त अगर तुमने साइन कर दिए तो मैं रूहानी को छोड़ दूंगी, वरना तुम्हारी आंखों के सामने ये मंडप नहीं, सीधे शमशान घाट पहुंचेगी। सौर्य ने ऊपर देखा। आर्यन भीम पर बिल्कुल सही पोजीशन में था, बस एक सही मौके का इंतजार कर रहा था। सौर्य ने धीरे से कदम बढ़ाए और पेपर हाथ में ले लिया। ठीक है आयशा, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। मैं साइन कर रहा हूँ। सौर ने कांपते हाथों से नाटक करते हुए पेन उठाया। रूहानी ने जोर जोर से सिर हिलाकर उसे मना किया। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू थे। वह नहीं चाहती थी कि उसकी जान बचाने के लिए सौर्य अपनी पूरी जिंदगी उस पागल औरत के नाम कर दे। आयशा खुशी और पागलपन के मारे एक पल के लिए लापरवाह हुई। जल्दी करो सौर्य, साइन करो और मेरे पास आओ। जैसे ही आयशा का ध्यान पेपर और पेन पर गया, सौर्य ने आर्यन को जोर से इशारा किया। आर्यन ने बिना एक पल गंवाए ऊपर से एक भारी लोहे का जंग लगा हुआ हुक आयशा के हाथ पर निशाना साध कर फेंका। आह! आयशा के हाथ पर चोट लगी और लाइटर और पेपर दोनों दूर जा गिरे। इससे पहले कि आयशा संभल पाती, सौर ने उसे जोरदार धक्का देकर दीवार की तरफ फेंका और लाइटर को अपने पैरों से कुचल दिया। आर्यन ऊपर से सीधा नीचे कूदा और आयशा को दबोच लिया। सौर ने बिजली की फुर्ती से जेब से चाकू निकाला और रूहानी के बंधन काटने लगा। सौर्य जी! बंधन खुलते ही रूहानी बेतासा रोते हुए सौर के गले लग गई। सौर ने उसे अपनी बाहों में ऐसा भींचा जैसे वह उसे फिर कभी उससे दूर नहीं होने देगा। शांत हो जाओ रूहानी, मैं आ गया हूँ, तुम ठीक हो? तभी पुलिस के साथ विवान और आरब भी वहां पहुंच गए। आयशा ने पुलिस को देखा और घबरा गई। तभी उसे अपने सामने चाकू गिरा देखा। वो फुर्ती से उस चाकू को उठा लेती है। आयशा ने बिजली की फुर्ती से जमीन पर गिरा चाकू उठाया और पागलों की तरह रूहानी की ओर लपकी। उसकी आंखों में हार की बौखलाहट और खून सवार था। अगर तुम मेरे नहीं हो सकते सौर्य, तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा, आयशा चिल्लाई। इससे पहले कि वह रूहानी तक पहुंच पाती, सौर्य ढाल बनकर रूहानी के सामने आ गया। चाकू सौर्य के कंधे को चीरता हुआ निकल गया। सौर्य जी! रूहानी की चीख कारखाने की दीवारों से टकराई। रूहानी की चीख कारखाने के सन्नाटे को चीर गई। आयशा ने दोबारा चाकू सौर्य की ओर बढ़ाया और रूहानी के चेहरे पर खून के छींटे पड़े। रूहानी की चीख कारखाने की दीवारों से टकराकर रह गई। जैसे ही उसने सौर के कंधे से खून की फुहार निकलते देखी, रूहानी के अंदर की डरी सहमी लड़की पल भर में खत्म हो गई। उसकी आंखों में खौफ की जगह एक रेंगटे खड़े कर देने वाला प्रतिशोध था। आयशा पागलों की तरह हंस रही थी और दोबारा चाकू चलाने के लिए हाथ उठा ही रही थी कि रूहानी ने बिजली की फुर्ती से जमीन पर पड़ी एक नुकीली लोहे की रॉड उठा ली। इससे पहले कि आयशा का चाकू सौर को दोबारा छू पाता, रूहानी ने अपनी पूरी ताकत और नफरत लगाकर वह रॉड आयशा के पेट में घुसेड़ दी। आयशा की चीख गले में ही दब गई। उसके हाथ से चाकू छूटकर गिर गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पुलिस और आरब भागते हुए अंदर आए। आर्यन ने तुरंत आयशा को घेरा और उसकी हालत देखकर समझ गया कि अब कुछ नहीं बचा। रूहानी अभी भी कांपते हाथों से
उस रॉड को पकड़े हुए थी। रूहानी, बस छोड़ दो उसे, सब खत्म हो गया। सौर ने लड़खड़ाते हुए रूहानी का हाथ थाम लिया। सौर की आवाज़ सुनते ही रूहानी के हाथ से रॉड छूट गई। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है, वह सौर के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने आपको मारने की कोशिश की थी सौर जी। हमने हमने उसे मार दिया। सौर ने उसे अपने सीने से लगा लिया। तुमने खुद को और मुझे बचाया है रूहानी, शांत हो जाओ। एक साल बाद, एक साल का लंबा वक्त बीत चुका था। आहूजा फैमिली के लिए यह साल किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। कानून की नज़र में रूहानी ने जो किया वह आत्मरक्षा था, लेकिन प्रक्रिया पूरी होने तक उसे जेल में समय काटना पड़ा। आज वो दिन था जब सौर्य अपनी रूहानी को घर वापस ले जाने वाला था। जेल के बाहरी लोहे के दरवाजे धीरे धीरे खुले। रूहानी, जो एक साल पहले लाल जोड़े में यहाँ आई थी, आज एक सादे सफेद सूती सूट से बाहर निकली। लेकिन उसकी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र इस बात की गवाही दे रहा था कि वो और सौर्य एक डोर में बन चुके थे। उसकी आंखों में पहले वाली मासूमियत तो थी, लेकिन अब उसमें एक ठहराव और गजब का आत्मविश्वास भी था। सामने ही काली विंटेज कार के पास सौर्य आहूजा खड़ा था। सौर को देखते ही रूहानी के कदम ठिठक गए। सौर ने आगे बढ़कर रूहानी का हाथ थाम लिया। उसने कुछ कहा नहीं, बस उसे अपनी बाहों में कसकर खींच लिया। मैंने कहा था ना रूहानी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। सौर की आवाज़ भारी हो गई थी। रूहानी ने उसके सीने पर सिर टिका दिया। क्या सब बदल गया है सौर जी? सौर ने उसे कार में बिठाते हुए मुस्कुराकर कहा। सिर्फ एक चीज बदली है, अब मैं खड़ूस सौर्य आहूजा नहीं रहा। अब मैं सिर्फ तुम्हारा सौर्य हूँ, और घर पर तुम्हारा स्वागत करने के लिए पूरी आहूजा और मिश्रा फैमिली पलकें बिछाए बैठी है। जैसे ही गाड़ी मेंशन के गेट पर रुकी, फूलों की बारिश शुरू हो गई। टीना और आरब ने ढोल नगाड़ों के साथ आसमान सिर पर उठा रखा था। संगीता जी हाथ में आरती की थाली लिए खड़ी थी। उनकी बगल में सरस्वती जी की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। मेरी बेटी आ गई। गोपाल जी ने रूहानी को गले लगा लिया। संगीता जी ने रूहानी की आरती उतारी और उसके माथे को चूमते हुए कहा, मेरी बहादुर बहू घर आ गई। अब इस बार की खुशियों की किसी की नजर नहीं लगेगी। आरब ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, रूहानी भाभी, तुम्हारे बिना इस घर में रौनक ही खत्म हो गई थी। भाई तो ऐसे घूमते थे जैसे दुनिया का सारा बोझ इन्हीं के कंधे पर हो। अब तुम आ गई हो तो इन्हें फिर से ऑफिस भेजकर मुझे मेरी छुट्टियां वापस दिलवाओ। दादी ने अपनी लाठी टेकते हुए आगे आकर रूहानी को गले लगाया। देख संगीता, मैंने कहा था ना, हमारी पोत बहू शेरनी है। अब आ गई है तो इस खड़ूस सौर को सीधा कर देगी। दादू हंसते हुए बोले, सौर को तो इसने पहले ही सीधा कर दिया था, अब तो बस राज करना बाकी है। तभी टीना दौड़कर आई और रूहानी के गले लग गई। रूहानी, यू हैव नो आइडिया, इस एक साल में मैंने आर्यन को जेल जेल कर अपना दिमाग खराब कर लिया है। अब तुम आ गई हो, चलो अब मिलकर इन लड़कों की क्लास लगाते हैं। आर्यन ने चिढ़ते हुए कहा। देख लो रूहानी, आते ही इसने अपनी गैंग बनाना शुरू कर दिया। वैसे टीना, रील बनाना भूल गई क्या? रूहानी की घर वापसी वाला ट्रेंड मिस हो जाएगा। विवान और निशा ने रूहानी को फूलों का गुलदस्ता दिया। विवान बोला, रूहानी, तुम्हारी कमी बहुत खली। सौर्य भाई ने तो मुस्कुराना ही छोड़ दिया था। निशा ने चुटकी ली। विवान, सौर्य भाई मुस्कुराते कैसे? उनका सुकून जो दूर था, पर अब सुकून और रौनक दोनों वापस आ गए हैं। बस बस, अब कोई नहीं छेड़ेगा मेरे बच्चों को। रूहानी बेटा, तुम थक गई होगी, जाओ कमरे में जाकर आराम कर लो। सौर्य, रूहानी को कमरे में ले जाओ, संगीता जी बोली। उनकी बात सुनकर सौर्य रूहानी को लेकर कमरे में चला गया। इधर रूहानी के जाते ही आरब अपने दोस्तों के साथ रूहानी के लिए सरप्राइज प्लान करने लगा। देखो भाई लोग, रूहानी एक साल का वनवास काट कर लौटी है। शाम की पार्टी ऐसी होनी चाहिए कि उदयपुर की वो कड़वी यादें हमेशा के लिए मिट जाएं। आरब ने पूरे जोश में कहा। निशा ने हंसते हुए पूछा, लेकिन प्रिया और रिया कहाँ हैं? रिया अबीर अभी तक नहीं आए। आरब ने घड़ी देखी और मुस्कुराते हुए बोला, रिया और अबीर बस निकलने ही वाले होंगे। रिया ने मुझे मैसेज किया है कि वो शाम की पार्टी के लिए एक्साइटेड है। और प्रिया, वो तो डेकोरेशन की लिस्ट बनाने ऊपर गई है। इधर रिया अपने ससुराल में तैयार हो रही थी। अबीर कमरे में दाखिल हुआ और उसे आईने के सामने गहने पहनते हुए देख ठिठक गया। वह पीछे से आया और रिया के कंधे पर हाथ रखकर आईने में ही उसे देखने लगा। इतनी जल्दी क्या है मिसेज अबीर? अभी तो सूरज भी नहीं ढला, अबीर ने शरारत से कहा। रिया ने पलटकर उसे देखा। उसकी आंखों में रूहानी के लिए प्यार साफ झलक रहा था। अबीर, जल्दी चलो ना, रूहानी एक साल बाद घर लौटी है।
मुझे उसके साथ ढेर सारी बातें करनी है और आरव ने जो पार्टी प्लान की है उसमें मुझे प्रिया की मदद भी करनी है। आरव ने रिया का हाथ चूमते हुए कहा, चलो फिर, तुम्हारी सहेली कम भाभी इंतजार कर रही होगी। वैसे भी सौरभ भाई को अकेले रूहानी भाभी के साथ छोड़ना डेंजरस है। वो फिर से अपनी खड़ूस वाली बातें शुरू कर देंगे। दोनों हंस पड़े और अपनी गाड़ी की ओर बढ़े। ऊपर कमरे में रूहानी नहाकर अभी बाथरूम से अपने गीले बालों को टॉवल से पोंछते हुए निकल रही थी। रूहानी जैसे ही बाथरूम से बाहर आई, कमरे में हल्की सी नमी और उसके शैम्पू की भीनी भीनी खुशबू फैल गई। उसने एक सादे लेकिन खूबसूरत आसमानी रंग के सूट को पहना था, जो उसकी सादगी में चार चांद लगा रहा था। गीले बाल उसके कंधे पर बिखरे हुए थे, जिनसे पानी की कुछ बूंदें टपक कर उसके सूट को भिगो रही थीं। रूहानी ने आईने के सामने खड़े होकर जैसे ही अपने बालों को सुखाने की कोशिश की, उसे आईने में अपने पीछे सौर्य का अक्स दिखाई दिया। सौर्य खिड़की के पास खड़ा उसे ही निहार रहा था। उसकी नजरों में आज एक अलग ही सुकून था, जैसे बरसों की प्यास बुझी हो। सौर्य जी, आप कब आए? रूहानी ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा और अपने बालों को टॉवल में समेटने लगी। सौर्य धीरे धीरे उसके करीब आया और बड़े ही प्यार से रूहानी के हाथ से टॉवल लिया और उसे किनारे रख दिया। कमरे में खिड़की से आती सूरज की हल्की रोशनी रूहानी के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसके चेहरे पर पानी की नन्ही बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। सौर्य की निगाहें रूहानी के मासूम चेहरे से हट ही नहीं रही थी। उसने धीरे से ड्रेसिंग टेबल पर रखी चांदी की सिंदूर की डिब्बी उठाई। रूहानी की सांसें थम सी गईं जब सौर्य ने अपनी उंगलियों में चुटकी भर लाल सिंदूर लिया और बहुत ही नजाकत से उसकी मांग में भर दिया। रूहानी ने अपनी आंखें मूंद लीं। एक साल का वह अकेलापन, जेल की वो ठंडी दीवारें और खौफनाक रात, इस एक पल के स्पर्श ने जैसे सब कुछ धो दिया। सिंदूर लगाने के बाद सौर ने अपने अंगूठे से रूहानी के माथे पर लगे सिंदूर के हल्के से कण को साफ किया और फिर उसे अपनी बाहों के मजबूत घेरे में ले लिया। अब तुम पूरी तरह घर आ गई हो रूहानी। सौर ने उसकी गर्दन के पास अपना चेहरा झुकाते हुए फुसफुसाया। उसकी गर्म और मखमली सांसों ने रूहानी के शरीर में एक अजीब सी सिहरन पैदा कर दी। रूहानी ने अनजाने में ही सौर्य की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में कस लिया। सौर्य का एक हाथ रूहानी की कमर पर था और दूसरा उसके भीगे बालों को सहला रहा था। उसने रूहानी की ठुड्डी को ऊपर उठाया ताकि वो उसकी आंखों में देख सके। सौर्य धीरे धीरे रूहानी के चेहरे की ओर झुका। रूहानी के दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे लग रहा था कि सौर्य उन्हें सुन लेगा। जैसे ही उनके होंठ एक दूसरे को छूने ही वाले थे और वो अधूरा एक साल का इंतजार खत्म होने को था, तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने ढोल की तरह हाथ मारना शुरू कर दिया। रूहानी, जल्दी दरवाजा खोलो यार, मैं कब से बाहर खड़ी हूँ, मेरा गला सूख गया चिल्लाते चिल्लाते। बाहर से रिया की हाई पिच आवाज गूंजी। सौर्य वहीं रुक गया, उसका चेहरा गुस्से और झुंझलाहट से लाल हो गया। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर अपना सिर रूहानी के माथे से टिका दिया। कबाब में हड्डी, लिटरली, सौर ने दांत पीसते हुए बुदबुदाया। इस रिया को क्या अभी ही आना था? और ये अबीर इसे रोकता क्यों नहीं? रूहानी, जो अभी तक भावनाओं के समंदर में डूबी थी, सौर्य की ऐसी शक्ल देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पाई। उसने अपना चेहरा सौर्य के सीने में छिपा लिया और खिलखिलाकर हंस पड़ी। सौर्य जी, दरवाजा खोलिए, वरना वो उसे तोड़ देगी, रूहानी ने हंसते हुए कहा। सौर्य ने चिढ़कर दरवाजे की तरफ देखा। तोड़ने दो, नया लगवा लेंगे, पर इस लड़की को टाइमिंग की रत्ती भर समझ नहीं है। बाहर से रिया फिर चिल्लाई, भाई मुझे पता है आप अंदर ही हो, यह रोमांस मोड ऑफ कीजिए और मेरी सहेली को बाहर भेजिए, वरना मैं आरव को बुला लाऊंगी, फिर वो माइक पर अनाउंसमेंट करेगा। सौर ने हार मान ली। उसने रूहानी को धीरे से छोड़ा और बुदबुदाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। ये खानदान मुझे चैन से जीने नहीं देगा। जैसे ही सौर ने दरवाजा खोला, रिया बिजली की तरह अंदर घुसी और सौर को नजरअंदाज करते हुए सीधे रूहानी के गले लग गई। रूहानी, आई मिस यू सो मच। देखो कितनी कमजोर हो गई हो तुम। पीछे से अबीर भी आ गया। उसने सौरी की उतरी हुई शक्ल देखी और उसके कंधे पर हाथ रखकर जोर से हंसा। भाई सॉरी, मैंने इसे बहुत समझाया कि ये प्राइवेसी नाम की चीज होती है, पर आपकी बहन को तो बस रूहानी पुराण शुरू करना था। सौर ने अबीर को घूर कर देखा। अगली बार तुम दोनों आओ तो मैं गेट पर ताला लगवा दूंगा। रिया ने वहीं से पलटकर सौर्य को चढ़ाया। भाई, प्राइवेसी के लिए पूरी रात बाकी है, अभी तो पार्टी शुरू होनी है। चलो रूहानी, प्रिया और टीना ब्यूटी पार्लर जा रही हैं, हमें भी वहां जाना है। रूहानी ने जाते जाते पीछे मुड़कर सौर्य को देखा।
जो अभी भी दरवाजे पर खड़ा उसे ही निहार रहा था। उसने आंखों ही आंखों में उससे सॉरी कहा, जिस पर सौर ने बस प्यार से अपना सिर हिला दिया। सूरज ढलने के साथ ही आहूजा मेंशन का बगीचा किसी जादुई परी लोक में तब्दील हो गया। आरब, आर्यन और विवान की मेहनत रंग लाई थी। चारों ओर सफेद मलमल के पर्दे, उनके भी सुनहरी फेरी लाइट्स और हवा में मोगरे की भीनी भीनी खुशबू तैर रही थी। तभी ऊपरी मंजिल की सीढ़ियों से संगीत की धुन के साथ एक एक करके तीनों लड़कियां नीचे उतरनी शुरू हुई, मानो स्वर्ग की अप्सराएं उतर रही हों। सबसे पहले प्रिया नीचे उतरी। उसने एक चमकदार नीले रंग की सिल्क की साड़ी पहन रखी थी, जिस पर चांदी का बारीक काम था। उसके खुले बाल, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, माथे पर छोटी सी बिंदी और हाथों में चूड़ियां खनक रही थी। जैसे ही आरब की नजर उस पर पड़ी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। विवान ने आरब को कोनी मारते हुए कहा, ओए आरब, अपनी आंखें बंद कर, वरना अभी बेहोश हो जाएगा। प्रिया को ऐसे मत घूर। आरब आंखें न हटाते हुए कहा, यार अभी तो मैं घूर रहा हूँ, जब तू सामने देखेगा तेरी भी नजरें नहीं हटेंगी अपनी वाली से। विवान ने जैसे ही सामने देखा, उसकी धड़कनें एक पल के लिए थम गई। रिया के ठीक पीछे से निशा किसी ख्वाब की तरह सामने आई। उसने गहरे हरे रंग की कांजीवरम साड़ी पहनी थी, जिस पर सुनहरी जरी का भारी काम था। निशा ने अपने बालों को एक साइड सलीके से जोड़े में बांधा था, जिसे सफेद मोगरे के गजरों से सजाया गया था। उसकी मांग में चमकता सिंदूर और गले में भारी हार के साथ मंगलसूत्र उसके चेहरे की रौनक को दोगुना कर रहा था। विवान बस उसे देखता ही रह गया, जैसे दुनिया की सारी आवाजें उसके लिए मौन हो गई हों। आरब ने विवान के कान के पास चिल्लाते हुए, क्या हुआ विवान? अब किसकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं? निशा से तेरी नजरें हट क्यों नहीं रही हैं? विवान ने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली और बुदबुदाया, आज तो इसने वाकई कयामत ढा दी है। निशा ने विवान की ओर देखकर एक हल्की सी मुस्कान दी और फिर रिया के पास जाकर खड़ी हो गई। रिया ने मैरून रंग की डिजाइनर साड़ी में अपना जलवा बिखेरा था। उसका पूरा 16 श्रृंगार, माथे पर मांग टीका और हाथों में चूड़ा, गले में मंगलसूत्र उसे एक महारानी जैसा लुक दे रही थी। अबीर जो अब तक चुप खड़ा था, रिया को देखते ही अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने अपनी जेब में हाथ डाले हुए अपनी पत्नी की खूबसूरती को अपनी आंखों में कैद करना शुरू कर दिया। रिया ने अबीर की ओर देखा और मुस्कुराकर अपनी आई बिंग कर दी, जिसे देखकर अबीर ने मुस्कुराकर अपने बालों में हाथ फेरा। टीना अपनी सुनहरी नेट की साड़ी को संभालते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, लेकिन साड़ी का लंबा पल्लू और हील्स उसके लिए मुसीबत बन रहे थे। वह बार बार लड़खड़ा रही थी और उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। ओह गॉड, पता नहीं लोग कैसे साड़ी पहनकर सब मैनेज कर लेते हैं। आर्यन, जो दूर खड़ा अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था, उसकी नज़र जैसे ही टीना पर पड़ी, उसने सब कुछ छोड़ दिया। उसने देखा कि टीना का पैर साड़ी के घेरे में फंस गया है और वह गिरने ही वाली है। आर्यन बिजली की फुर्ती से भागा और ठीक समय पर टीना को उसकी कमर से थाम लिया। संभल के ड्रामा क्वीन, इतनी भी क्या जल्दी है टीना? अभी तो रील बनाना बाकी है और तुम अभी से मेरे पैरों में गिर रही हो। आर्यन ने उसे संभालते हुए धीरे से फुसफुसाया। टीना का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। उसने आर्यन के कंधे का सहारा लेकर खुद को खड़ा किया और अपनी साड़ी ठीक करते हुए बोली, थैंक्स। वो हील और ये पल्लू, मेरा मतलब है मैं मैनेज कर रही थी। ओहो आर्यन, क्या टाइमिंग है, अरब बोला। सॉरी, अभी इस सबको देखकर मुस्कुरा ही रहा था कि तभी उसकी नज़र सामने रूहानी को आते देख उस पर अटक गई। उसने सुर्ख लाल और सुनहरे बॉर्डर वाली बनारसी साड़ी पहनी थी। उसका सिंदूर से भरा माथा, माथे पर मांग टीका, गले में आहूजा खानदान का वो पुश्तैनी भारी हार और लंबी सी चोटी जिसमें गजरा लगा था। वह साक्षात लक्ष्मी का रूप लग रही थी। जैसे ही रूहानी ने नीचे कदम रखा, उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जो पूरे आहूजा खानदान के लिए अनमोल थी। सौर्य धीरे धीरे आगे बढ़ा और रूहानी के सामने जाकर रुक गया। सौर्य ने धीमी आवाज में कहा, आज चांद नीचे उतर आया है, यह मेरी रूहानी ने श्रृंगार किया है। रूहानी शर्म से लाल हो गई और उसने सौर्य के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। आरब ने माइक थामते हुए कहा, तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, आज हमारे घर में देवियां उतरी हैं और इन देवियों के सामने हम बेचारे पति तो बस इनके गुलाम हैं। पूरा परिवार ठहाकों से गूंज उठा। दादी ने अपनी लाठी पटकी, अब बस भी करो, नाच गाना शुरू करो। मेरी बहुएं इतनी सुंदर लग रही हैं, इन्हें ऐसे खड़ा करके थोड़ी रखेंगे। सभी लड़कियां और लड़के मैया यशोदा वाले गाने पर डांस करते हैं। खाना खत्म होते ही सबने जोरदार तालियां बजाईं।
इसी तरह से हंसी खुशी प्रोग्राम खत्म हुआ। रिया और प्रिया ने रूहानी को दोनों तरफ से पकड़ा और उसे सीढ़ियों से ऊपर उसके कमरे की तरफ ले जाने लगी। रूहानी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही प्रिया ने कमरे का दरवाजा खोला, रूहानी की आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरा कमरा सफेद मोगरे और लाल गुलाबों से महक रहा था। बिस्तर को फूलों की चादर से ढका गया था और चारों तरफ जलती हुई मोमबत्तियों की रोशनी एक जादुई एहसास दे रही थी। रिया ने रूहानी के गाल खींचते हुए कहा, क्यों भाभी, कैसा लगा हमारा सरप्राइज? भाई ने तो सिर्फ पार्टी दी थी, पर ये सेज तो हमने सजाई है। रिया ने चुटकी लेते हुए कहा। रूहानी, देख लेना, आज सौरे भाई अगर ज्यादा परेशान करें तो हमें फोन कर देना, हम बाहरी पहरा दे रहे हैं। रूहानी ने शर्माकर चेहरा झुकाते हुए कहा। प्रिया, तुम भी ना, बस करो अब। तभी रिया ने कहा, अरे अभी तो चढ़ाना शुरू किया है, 1 साल का कोटा पूरा करना है हमें। दोनों ने रूहानी को बेड पर बिठाया और हंसते हुए बाहर निकल गईं। नीचे हॉल में आरब और अबीर ने सौर को घेर रखा था। सौर ऊपर जाने की जल्दी में था, पर ये दोनों उसे हिलने भी नहीं दे रहे थे। आरब ने कहा, भाई कहाँ भागे जा रहे हो? 1 साल बाद का मौका है, जरा टिप्स तो लेते जाओ। देखो भाभी, अब वो पुरानी वाली रूहानी नहीं रही, अब वो शेरनी है, जरा सॉफ्ट रहिएगा। अबीर भी गंभीर होने का नाटक करते हुए बोला, बिल्कुल भाई, और याद रखिएगा, औरतों को तारीफ बहुत पसंद होती है, तो आज अपने बिजनेस आंकड़े भूलकर जरा शायरी पर ध्यान दीजिएगा। सौर ने अपनी आंखें सिकोड़ी और उन दोनों को अपनी मशहूर डेंजरस लुक से घूरा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक छिपी हुई मुस्कुराहट थी। सौर बोला, तुम दोनों का हो गया हो तो मैं जाऊं? और अपनी ये फालतू सलाह अपने पास ही रखो, वरना कल ऑफिस में छुट्टियां कैंसिल कर दूंगा। आरब तुरंत सामने से हटते हुए बोला, अरे भाई, हम तो बस आपकी भलाई चाहते थे, जाइए जाइए, भाभी इंतजार कर रही होंगी। सौर्य जैसे ही कमरे के पास पहुंचा, उसने देखा कि रिया दरवाजे का रास्ता रोककर खड़ी है। उसके पीछे प्रिया, टीना और निशा भी खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। रिया, रास्ता छोड़ो, बहुत रात हो गई है, सौर्य बोला। रिया ने हाथ कमर पर रखकर कहा, इतनी आसानी से नहीं भाई, यह बहनों की रस्म है। अपनी दुल्हन के पास जाना है तो पहले बहनों को मोटा शगुन देना होगा। उसने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से 5 लिफाफे निकाले, जो उसने पहले से ही तैयार कर रखे थे। सौर्य बोला, मुझे पता था कि तुम लोग कबाब में हड्डी जरूर बनोगे, ये लो तुम्हारा शगुन। रिया लिफाफा झपटते हुए बोली, वाह भाई, तो आज पूरी तैयारी के साथ आए हैं। चलिए लड़कियां, रास्ता साफ है। रिया और बाकी लड़कियां हंसते खिलखिलाते नीचे चली गईं। सौर ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। मोगरे की खुशबू और मोमबत्तियों की हल्की रोशनी में रूहानी परी जैसी लग रही थी। सौर ने धीरे से दरवाजा लॉक किया। रूहानी ने सिर उठाकर उसे देखा और फिर झेप कर अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। सौर्य धीरे धीरे उसके पास आया और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। रूहानी, आज ये कमरा, ये खुशबू और ये पल सब गवाह हैं कि मेरा इंतजार खत्म हुआ। रूहानी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सौर्य का हाथ थाम लिया। सौर्य ने रूहानी के कांपते हाथों को अपने बड़े और मजबूत हाथों में थाम लिया। उसने धीरे से रूहानी की हथेलियों पर अपने होंठ रख दिए। रूहानी ने एक ठंडी आह भरी और उसकी आंखें बंद हो गईं। कमरे में मोमबत्तियों की लौ धीरे धीरे थिरक रही थी, जैसे उनके मिलन का जश्न मना रही हो। रूहानी, मेरी तरफ देखो, सौर्य ने बड़े ही कोमल स्वर में कहा। रूहानी ने जैसे ही अपनी पलकें उठाईं, उसने पाया कि सौर्य की आंखों में अथाह प्रेम और थोड़ा सा पश्चाताप था। वह धीरे से उठा और रूहानी के बगल में बेड पर बैठ गया। उसने अपनी उंगलियों से रूहानी के गालों पर आए आंसुओं को पोंछा। 1 साल, एक एक दिन मैंने इस कमरे में तुम्हारी कमी महसूस की है। मुझे हर पल यही लगता था कि काश मैं उस दिन तुम्हें रोक पाता, काश तुम्हें वो सब ना सहना पड़ता। सौर्य की आवाज़ भावुक हो गई थी। रूहानी ने अपनी उंगली सौर्य के होठों पर रख दी। नहीं सौर्य जी, उस 1 साल ने हमें सिखाया कि आपकी अहमियत हमारी ज़िंदगी में क्या है। और देखिए, आज हम फिर से वही सिंदूर लगाकर आपके सामने बैठे हैं। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। सौर्य ने मुस्कुराते हुए रूहानी के चेहरे को अपने दोनों हाथों के घेरे में ले लिया। उसके अंगूठे रूहानी के होठों के किनारे को सहला रहे थे। उसने धीरे से झुककर रूहानी के माथे पर एक लंबा और गहरा चुंबन अंकित किया। रूहानी की सांसें तेज होने लगीं। सौर ने धीरे से उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, आज तुम इस लाल साड़ी में और इस 16 श्रृंगार में मेरा सारा संयम तोड़ रही हो। मैंने खुद से वादा किया था कि तुम्हें बहुत समय दूंगा, पर आज तुम्हें देखकर लग रहा है कि मैं एक पल भी और दूर नहीं रह सकता। सौर का हाथ धीरे से रूहानी की कमर के पास गया और उसने उसे अपनी ओर खींच लिया। रूहानी ने शर्माते हुए अपना चेहरा सौर्य के मजबूत सीने में छिपा लिया। सौर्य की शर्ट के बटनों से उसकी
नाक टकरा रही थी और उसे सौर के परफ्यूम और मर्दाना खुशबू का एहसास हो रहा था। सौर ने अपनी एक उंगली से रूहानी की ठुड्डी को ऊपर किया। उनकी नजरें मिली। एक में समर्पण था तो दूसरे में अधिकार। कमरे का तापमान जैसे बढ़ने लगा था। सौर धीरे धीरे रूहानी के चेहरे की ओर झुका। रूहानी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और सौर के कंधे को मजबूती से पकड़ लिया। जैसे ही सौर के होंठ रूहानी के होंठों से छुए, समय जैसे थम गया। वह चुंबन कोमल था जिसमें साल भर की तड़प, सुरक्षा का वादा और आने वाली जिंदगी की मिठास घुली हुई थी। सौर ने उसे अपनी बाहों में पूरी तरह भर लिया और उसे फूलों की सजी सेज पर धीरे से लिटा दिया। मोगरे की महक अब और भी ज्यादा गहरी हो गई थी। सौर ने उसके गले के मंगलसूत्र को छुआ और फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम सिर्फ मेरी और रूहानी हमेशा के लिए। उस रात आहूजा मेंशन का वो कमरा दो रूहों के मिलन का साक्षी बना, जहाँ डर की कोई जगह नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ बेपनाह मोहब्बत थी। रात की वो खूबसूरत खामोशी अभी पूरी तरह छटी भी नहीं थी कि सूरज की पहली किरण ने कमरे में दस्तक दी। सौर्य और रूहानी एक दूसरे की बाहों में सुकून की नींद सो रहे थे। रूहानी का सिर सौर्य के चौड़े सीने पर था और सौर्य ने उसे बड़ी हिफाजत से अपनी गिरफ्त में ले रखा था। तभी अचानक कमरे के दरवाजे पर किसी ने ढोल बजाना शुरू कर दिया। रूहानी, सौर्य भाई, सूरज सिर पर आ गया है, अब तो उठ जाओ। बाहर से रिया की चहकती हुई आवाज आई। उसके तुरंत बाद प्रिया ने मोर्चा संभाला। रूहानी, जल्दी बाहर आओ, पहली रसोई की रस्म है, मम्मी इंतजार कर रही हैं। शोर सुनकर रूहानी की आंखें झटके से खुल गईं। उसने घबराकर घड़ी देखी और हड़बड़ाते हुए उठने की कोशिश की। हे राम जी, सौर्य जी छोड़िए, सुबह हो गई है। रिया और प्रिया बाहर खड़ी हैं, सब क्या सोचेंगे। रूहानी ने जैसे ही खुद को सौर्य की बाहों से छुड़ाना चाहा, सौर्य ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। उसने अपनी आंखें भी नहीं खोली और रूहानी को वापस अपनी ओर खींच लिया। सौर्य जी छोड़िए ना, सब इंतजार कर रहे हैं। रूहानी ने फुसफुसाते हुए उसके कंधे पर धीरे से मारा। सौर्य ने अपनी आंखें हल्की सी खोली, जिनमें नींद और शरारत साफ झलक रही थी। उसने रूहानी को अपने ऊपर और करीब खींचते हुए कहा, उन्हें दरवाजा पीटने दो, थक कर खुद चली जाएंगी। सौर्य जी छोड़िए ना प्लीज, रूहानी ने मासूमियत से कहा। तभी बाहर से रिया फिर चिल्लाई, भाई हमें पता है आप जाग गए हैं, ये रूहानी को बंधक बनाना बंद कीजिए। अगर 2 मिनट में दरवाजा नहीं खुला तो हम आरब को डुप्लीकेट चाबी लाने के लिए भेज रहे हैं। सौर ने झुंझलाकर तकिया अपने मुंह पर रख लिया। ये लड़कियां मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी विलेन है। रूहानी उसकी शक्ल देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने सौर के गाल पर एक छोटा सा गुड मॉर्निंग किस किया और कहा, अब तो छोड़ दीजिए, वरना आरब भाई चाबी ले आएगा और फिर आप पूरे साल उसका मजाक नहीं झेल पाएंगे। सौर ने अनिच्छा से अपनी पकड़ ढीली की। मन तो नहीं है लेकिन ऑप्शन भी तो नहीं है। रूहानी मुस्कुराती हुई बेड से उतरी और अपना दुपट्टा संभालते हुए दरवाजे की तरफ भागी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, रिया और प्रिया उसे देखते ही शरारत भरी मुस्कान के साथ अंदर झांकने लगी। हो रूहानी भाभी, चेहरे की चमक बता रही है कि रात की नींद या कहें कि रात की बातें बहुत लंबी चली हैं। रिया शरारत से बोली। रूहानी ने शर्माकर अपनी नजरें झुका ली। तभी प्रिया उससे बोली, रूहानी भाभी नीचे सब आपका वेट कर रहे हैं, जल्दी रेडी होकर आइएगा। वो दोनों वहां से चली जाती हैं। रूहानी ने एक राहत की सांस ली और दरवाजा बंद कर लिया। जैसे ही वह मुड़ी, उसने देखा कि सौर्य अभी भी बेड पर लेटा हुआ एक हाथ सिर के नीचे रखे उसे ही निहार रहा था। उसकी नजरों की तपिश रूहानी को दूर से ही महसूस हो रही थी। अब ऐसी क्या देख रहे हैं सौर्य जी, जल्दी उठिए वरना रिया फिर वापस आ जाएगी। रूहानी ने अलमारी से अपनी साड़ी निकालते हुए कहा। सौर ने एक शरारती मुस्कान के साथ अंगड़ाई ली। देख रहा हूँ कि मेरी वाइफ कितनी जल्दी में है। खैर जाओ, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, पर याद रखना नाश्ते के बाद मुझे मेरा प्राइवेट टाइम वापस चाहिए। रूहानी ने उसे आंखें दिखाईं और मुस्कुराते हुए बाथरूम की तरफ भाग गई। तकरीबन 1 घंटे बाद रूहानी तैयार होकर नीचे रसोई में पहुंची। उसने आसमानी रंग की सिल्क की साड़ी पहनी थी, जिसमें वह बेहद सौम्य लग रही थी। किचन में संगीता जी और प्रिया पहले से ही मौजूद थीं। आ गई मेरी बच्ची, रात को ठीक से सोई तो थी ना। संगीता जी ने प्यार से रूहानी का माथा चूमा। रूहानी थोड़ा झेप गई और मुस्कुराते उसे हिला दिया। माँ, आज हम क्या बनाएं? बेटा, पहली रसोई में कुछ मीठा बनाना शुभ होता है, तुम हलवा बना लो या खीर, संगीता जी ने सुझाव दिया। रूहानी ने मुस्कुराते हुए सिर झुका लिया। ठीक है माँ, हम गाजर का हलवा बनाते हैं। संगीता जी और प्रिया ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिया। तभी आरब वहां आते हुए बोला, ओहो रूहानी, गाजर का हलवा तो
सौरभ भाई का फेवरेट है। लगता है आज रूहानी भाई को पूरी तरह मक्खन लगाने की तैयारी में है। आरब ने किचन के स्लैब पर टेक लगाते हुए शरारत से कहा। रूहानी का चेहरा गाजर की लाली से भी ज्यादा सुर्ख हो गया। उसने गाजर कद्दूकस करना शुरू किया। प्रिया उसकी हेल्प करने लगी। तभी रूहानी बोली, प्रिया थैंक यू हेल्प करने के लिए। अब तुम जाओ बैठो, हम यह सबके लिए निकाल कर लाते हैं। प्रिया मुस्कुराकर बाहर चली गई। रूहानी सबके लिए कटोरी में हलवा निकाल ही रही थी कि तभी अचानक से कोई उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। रूहानी के हाथ एक पल के लिए ठिठक गए। उसने घबराकर पीछे मुड़ना चाहा, पर उन मजबूत बाहों की गिरफ्त और जानी पहचानी खुशबू ने उसे बता दिया यह कोई और नहीं सौर्य ही है। सौर ने अपना चेहरा रूहानी के कंधे पर टिका दिया और उसकी गर्दन के पीछे अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए उसे अपने करीब खींच लिया। सौर्य जी छोड़िए, कोई देख लेगा, रूहानी ने कांपती आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, जबकि उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। देखने दो, सौर ने बड़ी बेबाकी से कहा और रूहानी के कान के पीछे अपने होंठ छुए। रूहानी ने हलवे की कलछी पकड़े हुए ही उसके हाथों को हटाने की कोशिश की। सब बाहर नाश्ते की टेबल पर इंतजार कर रहे हैं। माँ और प्रिया भी यहीं थे, वो बस आते ही होंगे। सौर ने अपनी पकड़ ढीली करने के बजाय रूहानी को अपनी तरफ घुमा लिया। रूहानी का चेहरा शर्म से पूरी तरह लाल हो चुका था। सौर की आंखों में आज एक अजीब सा नशा था। उसने रूहानी की कमर पर हाथ रखा और उसे किचन के स्लैब से सटाकर खड़ा कर दिया। हलवे की खुशबू बहुत अच्छी है और उसे बनाने वाले की खुशबू उससे भी बेहतर है। सौर ने रूहानी के चेहरे पर गिरती एक लट को हटाते हुए कहा। जैसे ही सौर रूहानी के होंठों की तरफ झुका, तभी अचानक बाहर से आरब के चिल्लाने की आवाज आई। भाई, हलवा बनकर तैयार हो गया है। क्या आप अभी भी किचन की क्वालिटी चेकिंग ही कर रहे हैं? सौर वहीं रुक गया और उसने झुंझलाहट में अपनी आंखें बंद कर लीं। रूहानी ने मौका पाकर उसे धीरे से धक्का दिया और अपनी साड़ी ठीक करने लगी। जाइए अब, वरना आरब अंदर ही आ जाएगा, रूहानी ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। सौर ने गहरी सांस ली और अपनी शर्ट के कॉलर ठीक करते हुए बोला, इस आरब को मैं आज ऑफिस में ऐसा काम दूंगा कि वो घर आना ही भूल जाएगा। रूहानी खिलखिलाकर हंस पड़ी और हलवे की कटोरियां ट्रे में सजाने लगी। सौर वहीं खड़ा होकर उसे गौर से देखता रहा। 1 साल का वो खालीपन आज इस छोटी सी शरारत और रूहानी की हंसी से पूरी तरह भर गया था। रूहानी की पहली रसोई की रस्म हंसी खुशी संपन्न हुई, लेकिन अब वह घड़ी आ गई थी जब घर में खुशियों के बीच थोड़ी सी मायूसी भी छाने वाली थी। सरस्वती जी और गोपाल जी के जाने का वक्त हो गया था। हॉल में सभी इकट्ठे थे। गोपाल जी ने सौर के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में एक पिता का संतोष और भरोसा साफ झलक रहा था। सौर बेटा, अब हम चलते हैं। 1 साल तक जो बोझ मेरे दिल पर था वो आज उतर गया है। मुझे पता है कि मेरी बेटी यहाँ सिर्फ बहू नहीं, इस घर की शान बनकर रहेगी। सौर ने झुककर उनके पैर छुए। पापा, आपने अपनी सबसे कीमती चीज मुझे सौंपी है। मैं वादा करता हूँ कि रूहानी की आंखों में अब कभी आंसू नहीं आने दूंगा। सरस्वती जी ने रूहानी को गले से लगा लिया। रूहानी की आंखें भर आईं। माँ, अपना और पापा का ख्याल रखिएगा। हर रोज हमें फोन करना, रूहानी सिसकते हुए बोली। सरस्वती जी रूहानी के आंसू पोंछते हुए बोली, पगली, अब ये तेरा असली घर है। यह सबकी सेवा करना और खुश रहना। और हाँ, सौर्य का ध्यान रखना, बेचारे ने बहुत इंतजार किया है तेरा। रूहानी शर्मा गई। संगीता जी ने आगे बढ़कर सरस्वती जी का हाथ थामा। बहन जी, फिक्र मत कीजिए, रूहानी मेरी बेटी है और अब से इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। आप बस घर जाकर आराम कीजिए। जब गोपाल जी और सरस्वती जी कार में बैठने लगे, तब आरब और आर्यन ने माहौल को थोड़ा हल्का करने की कोशिश की। आरब बोला, अंकल आप फिक्र मत कीजिए, अगर सौरभ भाई ने रूहानी को परेशान किया तो मैं तुरंत आपको फ़ोन कर दूंगा। और वैसे भी अब रूहानी के पास हम सबकी पावर है। गोपाल जी हंसते हुए बोले, मुझे पता है अरब, रूहानी के पास अब 5-5 बॉडीगार्ड्स हैं। कार धीरे धीरे मेंशन के गेट से बाहर निकल गई। रूहानी हाथ हिलाते हुए उन्हें देखती रही जब तक कार ओझल नहीं हो गई। सौर ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे अपने करीब कर लिया। जैसे ही सब अंदर गए, सौर ने सबको हॉल में रुकने का इशारा किया। चूंकि आज सब यहाँ हैं तो मैं एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। रूहानी वापस आ गई है और ये घर फिर से घर बन गया है। इसलिए अगले हफ्ते हम सब कुलदेवी के मंदिर जा रहे हैं आशीर्वाद लेने के लिए। ये सुनकर दादी बोली, जीते रहो मेरे लाल, यही तो मैं चाहती थी। सौर ने रूहानी की तरफ देखते हुए कहा। और उसके बाद मैं और रूहानी कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं। हमें कुछ वक्त अकेले बिताना है। यह सुनकर प्रिया बोली, ओहो,
तो भाई ने हनीमून की तैयारी कर ली है। तभी रिया भी उसका साथ देते हुए बोली, भाभी देख लीजिए, भाई अब आपको एक मिनट के लिए भी हमारी नज़रों के सामने नहीं रहने देना चाहते। रूहानी ने शर्म से अपनी नज़र झुका ली, जबकि सौर ने एक विजयी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। दादी ने हंसते हुए सबको टोका, चलो चलो अब बच्चों को तंग करना बंद करो। रूहानी बेटा तू जा और आराम कर, सुबह से रसोई में लगी थी, थक गई होगी। सौर और रूहानी अपने कमरे में वापस आए। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, रूहानी ने एक गहरी सांस ली। कमरा अभी फूलों की खुशबू से महक रहा था। वह ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर अपनी ज्वेलरी उतारने लगी। सौर उसके पीछे से आया और आईने में उसे देखने लगा। उसने धीरे से रूहानी के कंधे पर अपने हाथ रखे। रूहानी बोली, सौर जी, आपने हनीमून की बात सबके सामने क्यों की? देखिए ना, रिया और प्रिया कैसे चिढ़ा रही थी। सौर मुस्कुराते हुए उसके गले से हार उतारने में मदद करते हुए बोला, चिढ़ाने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इस बात की खुशी है कि अब मुझे तुम्हें किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। तुम मेरी हो और अब मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ। रूहानी मुड़ी और सौर के कुर्ते की बटन से खेलते हुए बोली, मंदिर जाने वाली बात सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। माँ पापा भी यही चाहते थे कि हम साथ में आशीर्वाद लें। यह सुनकर सौर्य उससे बोला, आशीर्वाद तो हमें मिल चुका है रूहानी, तुम्हारी वापसी के रूप में। अब बस उस आशीर्वाद को संभाल कर रखना है। सौर ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बेड की तरफ ले जाने लगा। रानी हैरानी से उसकी ओर देखते हुए बोली, सौर्य जी, ये क्या कर रहे हैं? अपनी पत्नी को आराम दे रहा हूँ। और हाँ, जैसा कि मैंने सुबह कहा था, अब मेरा प्राइवेट टाइम शुरू हुआ है। इसमें कोई अरब या रिया दखल नहीं दे पाएंगे। रूहानी ने उसके गले में अपनी बाहें डाल दी और अपना सिर उसके सीने पर टिका लिया। बाहर चांदनी रात खिली हुई थी और आहूजा मेंशन का वो कोना आज वाकई में मुकम्मल लग रहा था। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा और आहूजा मेंशन की दीवारें एक बार फिर खुशियों की नई उम्मीदों की गवाह बनी। 1 साल का लंबा वक्त बीत चुका था और इस 1 साल ने आहूजा परिवार की पूरी तस्वीर बदल दी थी। आहूजा मेंशन के गार्डन में खिलखिलाहटें गूंज रही थी। आरव और प्रिया के जीवन में नन्हा मेहमान आ चुका था। उनका 7 महीने का बेटा प्रियांश अपनी प्यारी हरकतों से पूरे घर का केंद्र बना हुआ था। आरव, जो कभी खुद बच्चा था, अब एक जिम्मेदार पिता बनने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसकी शरारतें अब भी कम नहीं हुई थीं। मेंशन के दूसरे कोने से आर्यन और टीना का वीडियो कॉल बड़ी स्क्रीन पर चल रहा था। वे दोनों अब लंदन में अपने घर में बस चुके थे। टीना की गोद में उनकी 5 महीने की नन्ही परी अनवी खेल रही थी। आर्यन, जो अब लंदन के बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट संभाल रहा था, आर्यन रूहानी से बात कर रहा था। रूह, देख लो अपनी इस भतीजी को, आज सुबह से इसने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। टीना तो बस इसे लाड करने में लगी रहती है। आर्यन ने वीडियो कॉल पर खिलखिलाते हुए कहा। स्क्रीन पर अनवी अपनी छोटी छोटी उंगलियों से कैमरा छूने की कोशिश कर रही थी। उसे देखकर रूहानी के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। रूहानी मुस्कुराकर बोली, आर्यन, अनवी तो बिल्कुल टीना जैसी दिखती है। और टीना, तुम परेशान मत हो, आर्यन बस कहने के लिए शिकायत कर रहा है। हमें पता है कि अनवी का कितना ध्यान रखता होगा। यह सुनकर टीना बोली, बिल्कुल सही कहा तुमने रूहानी, अनवी के आते ही ये तो मुझे भूल ही गया है। वैसे रूहानी, तुम अपनी सेहत का ख्याल रख रही हो ना? अब तो बस कुछ ही दिनों की बात है, हम सब बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। रूहानी ने धीरे से अपने पेट पर हाथ रखा, जहाँ नन्ही हलचल महसूस हो रही थी। हाँ टीना, अब बस कुछ ही दिन। तुम और आर्यन जल्दी इंडिया आने का प्लान बनाओ। हमें अनवी को अपनी गोद में खिलाना है। सौर्य, जो अब तक दरवाजे पर खड़ा होकर ये सब देख रहा था, आगे आया और आर्यन से बोला, अगर तुम दोनों का रूहानी का फ्रेंडशिप क्लब अगर खत्म हो गया हो, तो मैं अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाऊं। चेकअप का टाइम हो रहा है। आर्यन हंसते हुए बोला, ओ मिस्टर आहूजा, ले जाइए ले जाइए। और सुनिए, रिपोर्ट आते ही सबसे पहले मुझे फ़ोन आना चाहिए। आखिर बेस्ट फ्रेंड का हक सबसे पहले है। प्रियांश अब बहुत फुर्तीला हो गया था। उसने आरव की नाक को अपने छोटे छोटे हाथों से पकड़ रखा था और उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। ओए ओए प्रियांश, छोड़ दे बेटा, ये पापा की नाक है, कोई खिलौना नहीं। प्रिया, ओ प्रिया, जरा देखो इसे, ये तुम्हारी तरह ही जिद्दी होता जा रहा है। आरव प्रियांश से अपनी नाक छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। प्रिया हाथ में दूध की बोतल लेकर किचन से बाहर आई और आरव की हालत देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाई। आरव के बाल बिखरे हुए थे, उसके चश्मे टेढ़े थे और कंधे पर प्रियांश ने काफी सारा थूक लगा दिया था। प्रिया उन दोनों को देखकर हंसते हुए बोली, हाँ हाँ आरव, तुम तो कहते थे कि बच्चों को संभालना बाएं हाथ का खेल है, अब क्या हुआ?
एक 7 महीने के बच्चे ने तुम्हारी नाक में दम कर दिया। उसकी बात सुनकर आरव बोला, दम नहीं किया प्रिया, ये मेरी नाक ही उखाड़ देगा। और देखो, इसने मेरे बाउंडेड टी शर्ट का क्या हाल कर दिया है। प्रियांश बेटा, पापा कूल दिखना चाहते हैं, गीला नहीं। तभी प्रियांश ने आरव की नाक छोड़ी और जोर जोर से हाथ पांव मारते हुए हंसने लगा। आरव ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी प्रियांश ने आरव के हाथ में पकड़ा हुआ उसका कीमती फोन झपट लिया और उसे मुंह में डालने की कोशिश करने लगा। अरे नहीं नहीं, ये आईफोन है बेटा, आई बिस्किट नहीं। प्रिया, इसे पकड़ो जल्दी, आरव बोला। प्रिया ने आगे बढ़कर प्रियांश को गोद में लिया। प्रियांश तुरंत अपनी मम्मी की गोदी में जाकर शांत हो गया और बड़ी मासूमियत से आरव की तरफ देखने लगा, जैसे कह रहा हो, देखा पापा, जीत मेरी हुई। देखा, इसे प्यार से संभालना पड़ता है मिस्टर आरव आहूजा, तुम तो खुद बच्चे हो, इसे क्या संभालोगे। प्रिया बोली। आरव अपनी टी शर्ट साफ करते हुए बोला, हाँ हाँ, अब तुम दोनों की टीम बन गई है ना। रुक जाओ बेटा, जरा तुम थोड़े बड़े हो जाओ, फिर तुम्हें अपनी टीम में करूंगा और हम दोनों मिलकर मम्मी को परेशान करेंगे। तभी रूहानी और सौरभी हाल में आए। रूहानी ने प्रियांश के गाल खींचे और बोली, प्रियांश ने आज फिर पापा की छुट्टी कर दी क्या। आरव, अगर तुझसे अपना बच्चा नहीं संभल रहा तो ट्रेनिंग के लिए मेरे पास भेज दे, मैं तुझे फ्री में टिप्स दे दूंगा। सौरभ बोला। उसकी बात सुनकर आरव बोला, भाई, जब आपका बच्चा आपके कपड़ों में सूसू करेगा और बाल नोचेगा तब मैं आपसे पूछूंगा। पूरा हाल ठहाकों से गूंज उठा। प्रियांश ने भी सबकी हंसी में साथ देते हुए अपने नन्हे हाथ ऊपर उठाए, जैसे अपनी जीत का जश्न मना रहा हो। हंसी ठिठोली का वह माहौल कुछ देर बाद शांत हुआ। सौरभ और आरब को एक जरूरी मीटिंग के लिए ऑफिस निकलना पड़ा। घर के बाकी सभी सदस्य, दादी दादू, संगीता जी, त्रिलोक जी, कुलदेवी के मंदिर में विशेष पूजा के लिए निकल गए। मंदिर शहर से काफी दूर था, इसलिए सबको लौटने में देर होने वाली थी। मेंशन में अब सिर्फ प्रिया, प्रियांश और रोहानी थे। दोपहर होते होते अचानक मौसम ने करवट ली। आसमान में काले बादलों का डेरा जम गया था और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गड़गड़ाहट और बिजली की चमक के साथ बारिश इतनी तेज थी कि खिड़की के बाहर कुछ भी देख पाना नामुमकिन था। रूहानी लिविंग रूम में बैठी प्रियांश को निहार रही थी, जो अपने गद्दे पर लेटा अपने खिलौनों से खेल रहा था। प्रिया किचन में काम कर रही थी। तभी बिजली के एक जोरदार कड़कने के साथ पूरे घर की लाइट चली गई। आहूजा मेंशन में सन्नाटा पसर गया। सिर्फ बाहर गिरती बारिश की शोर सुनाई दे रही थी। यह देखकर रूहानी बोली, प्रिया, लाइट चली गई है, जरा देखना इन्वर्टर काम क्यों नहीं कर रहा है। प्रिया अंधेरे में हाथ टटोलती हुई बाहर आई। रूहानी, लगता है फ्यूज उड़ गया है, मैं गार्ड को बुलाने की कोशिश करती हूँ। प्रिया ने जैसे ही लैंडलाइन उठाया, वह डेड था। मोबाइल नेटवर्क भी बारिश की वजह से पूरी तरह गायब हो चुके थे। तभी प्रियांश अंधेरे में डरकर जोर जोर से रोने लगा। रूहानी ने प्रियांश को गोद में उठाने के लिए जैसे ही झुकने की कोशिश की, उसे अपनी कमर में एक असहनीय और तेज टीस महसूस हुई। वह दर्द इतना भयानक था कि रूहानी के पैर लड़खड़ा गए। रूहानी कराहते हुए बोली, हाँ प्रिया, जल्दी आओ, हमें बहुत दर्द हो रहा है। प्रिया भागकर रूहानी के पास पहुंची। रूहानी, क्या हुआ, अभी तो 10 दिन बाकी थे। प्रिया, दर्द बर्दाश्त के बाहर है, शायद शायद वक्त आ गया है। रूहानी दर्द से कराहते हुए बोली। प्रिया के हाथ पांव फूल गए। उसने तुरंत सौर्य को फोन लगाया, लेकिन तेज बारिश और गरज की वजह से नेटवर्क पूरी तरह गायब था। उसने आरब को ट्राई किया पर कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा था। सिर्फ नेटवर्क नहीं है। रूहानी, तुम घबराओ मत, मैं कुछ करती हूँ। प्रिया ने हिम्मत जुटाई। उसने प्रियांश को उसके पालने में सुरक्षित लेटाया और घर के ड्राइवर को आवाज दी, पर पता चला कि ड्राइवर बाकी सदस्यों के साथ मंदिर गया हुआ था। बाहर बारिश का तांडव जारी था। सड़कों पर पानी भरने लगा था। प्रिया को समझ आ गया कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो देर हो जाएगी। प्रिया ने खुद गाड़ी चलाने का फैसला किया। उसने रूहानी को सहारा देकर किसी तरह गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाया। प्रियांश को बेबी सीट में बेल्ट से बांधा और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। सड़कें सुनसान थीं और पानी की वजह से रास्ता साफ नहीं दिख रहा था। तभी अचानक एक मोड़ पर तेज फिसलन की वजह से गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया। प्रिया ने जोर से ब्रेक मारा। गाड़ी एक पेड़ से टकराते टकराते बची। रूहानी, तुम ठीक हो, प्रिया चिल्लाई। रूहानी दर्द से चिल्ला रही थी, प्रिया जल्दी करो, मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रही। रूहानी का चेहरा पसीने से पूरा भीग चुका था। वो दर्द अब इतना बढ़ गया था कि उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। प्रिया ने भगवान का नाम लिया और अब पानी से लबालब सड़क पर गाड़ी को किसी तरह हॉस्पिटल की इमरजेंसी वार्ड तक पहुंचाया। जैसे ही स्ट्रेचर आया, रूहानी को अंदर ले जाया गया। प्रिया ने नर्स का फोन लेकर सौर्य को फिर से कॉल किया।
इस बार फोन मिल गया। सौर्य फोन उठाते ही बोला, प्रिया क्या हुआ, तुम इतना हाँफ क्यों रही हो? भाई जल्दी सिटी हॉस्पिटल पहुंचिए, रूहानी लेबर रूम में है, रास्ता बहुत खराब है, आप बस जल्दी आइए। सौर के हाथ से फाइल गिर गई। वो और आरब पागलों की तरह ऑफिस से निकले। बाहर बारिश इतनी तेज थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर सौर ने आज मौत को मात देने वाली रफ्तार से गाड़ी चलाई। सौर और आरब जब तक हॉस्पिटल पहुंचे, वे पूरी तरह भीग चुके थे। सौर के चेहरे पर खौफ और चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। जैसे ही उसने कॉरिडोर में प्रिया को प्रियांश के साथ देखा, वह दौड़कर उसके पास गया। प्रिया, रूहानी कैसी है? डॉक्टर ने कुछ कहा? सौर की आवाज कांप रही थी। प्रिया ने रोते हुए सिर हिलाया। भाई उसे अंदर ले गए हैं, दर्द बहुत ज्यादा था। डॉक्टर कह रहे हैं कि बीपी बढ़ने की वजह से केस थोड़ा क्रिटिकल हो गया है। सौर का कलेजा मुंह को आ गया। उसने लेबर रूम के बंद दरवाजे की ओर देखा और वहीं दीवार के सहारे फर्श पर बैठ गया। आरब ने उसके कंधे पर हाथ रखा, पर आज सौर को ढाढ़स बंधाने की ताकत आरब में भी नहीं थी। तकरीबन 1 घंटे बाद लेबर रूम का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जिसने सौर्य की रुकी हुई सांसों को जैसे वापस लौटा दिया। मिस्टर सौर्य, मुबारक हो, बेटा हुआ है। प्रिया ने बहुत बहादुरी दिखाई। अगर वह सही वक्त पर रूहानी को यहाँ ना लाती तो स्थिति बिगड़ सकती थी। सौर्य की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने कांपते हुए पूछा, और मेरी रूहानी? डॉक्टर बोले, वह अब खतरे से बाहर है, थोड़ा कमजोर है पर होश में है, आप मिल सकते हैं उनसे। सौर्य पागलों की तरह अंदर भागा। सफेद बेड पर रूहानी लेटी हुई थी। उसकी गोद में एक छोटी सी गुलाबी और नीली चादर में लिपटी नन्ही जान थी। जैसी रूहानी ने सौर्य को देखा, उसकी आंखों से आंसू छलक आए। सौर्य ने रूहानी के माथे को चूमा और फिर अपनी नन्ही सी जान शिवांश की छोटी सी उंगली को छुआ। शिवांश ने जैसे ही अपने पापा का स्पर्श महसूस किया, उसने अपनी छोटी सी मुट्ठी सौर्य की उंगली पर कस दी। सौर्य की आंखों से खुशी के आंसू टपक कर शिवांश के नन्हे हाथों पर गिरे। उसने रूहानी का हाथ थाम लिया और उसे चूमते हुए फुसफुसाया, थैंक यू रूहानी, मुझे दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान बनाने के लिए। आज हमारा परिवार पूरा हो गया। रूहानी ने एक कमजोर मुस्कान के साथ सौर्य की आंखों में देखा। सौर्य जी, ये बिल्कुल आपकी तरह है। अब ये मेंशन सिर्फ हमारा घर नहीं, हमारा अपना छोटा सा संसार है। 5 साल बाद हॉल का नजारा किसी फिल्म के सेट जैसा था, जहाँ बच्चों की फौज ने आहूजा मेंशन पर कब्जा कर लिया था। रूहानी हाथ में दूध का गिलास लिए अपने 4 साल के बेटे शिवांश के पीछे दौड़ते हुए, शिवांश, ये आखिरी बार कह रहे हैं, चुपचाप दूध खत्म करो वरना आज तुम्हारे सारे कार्टून बैन। शिवांश गंभीर चेहरा बनाकर मैगजीन से नजरें हटाते हुए बोला, मम्मा यू डोंट अंडरस्टैंड। डैड कहते हैं कि सक्सेस के लिए डिसिप्लिन जरूरी है। अभी मेरा रीडिंग टाइम चल रहा है, ब्रेकफास्ट टाइम ओवर हो चुका है। सौर्य पीछे से आकर शिवांश को गोद में उठाते हुए बोला, वाह, मेरा बेटा तो अभी से सीईओ वाली बातें कर रहा है। रूहानी, छोड़ो ना इसे, आज बाप बेटा मिलकर मीटिंग करेंगे। रूहानी चिढ़ते हुए बोली, हाँ, आप दोनों बाप बेटे मिलकर हमें पागल कर दो। सौर्य जी, आपके इस लाड ने ही इसे इतना बातूनी बना दिया है। सौर्य हंसते हुए बोला, रूहानी, याद है जब मैं तुमसे बात नहीं करता था? अब कुदरत ने तुम्हें इतना बोलने वाला बेटा दिया है कि तुम्हें मेरी खामोशी की कमी कभी महसूस नहीं होगी। हॉल में प्रियास की कलाकारी चरम पर थी। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठा पूरी एकाग्रता के साथ लिविंग रूम की मुख्य दीवार पर गहरे नीले और लाल स्केच पेन से कुछ उकेर रहा था। प्रिया किचन से बाहर आते ही चीख पड़ी, ओ माय गॉड, आरब देखो जरा, प्रियांश ने इस दीवार का क्या हाल कर दिया है। कल ही तो यहाँ पेंट हुआ था। आरब सोफे पर लेटकर मजे से चिप्स खाते हुए, अरे प्रिया, तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो? देखो तो मेरा बेटा कितना कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम कर रहा है। वो पिकासो बन रहा है, पिकासो। उसकी बात पर प्रिया बोली, पिकासो नहीं, सत्यानाश कर रहा है ये। आरब इसे रोको वरना सौर्य भाई देखेंगे तो बहुत डांट पड़ेगी। आरब उत्साहित होकर बोला, अरे नहीं, रोको मत, देखो प्रिया, ये गुण तो उसे विरासत में मिले हैं। तुम इतनी शानदार पेंटिंग करती हो तो तुम्हारा बेटा दीवार पर कलाकारी नहीं करेगा तो क्या पड़ोसी का करेगा? प्रियांश बेटा, रुकना मत, एक शानदार मूछ पापा की उस बड़ी काली फोटो पर भी बना दे। जब सौर ताऊजी ऑफिस से आकर देखेंगे तो जलकर खाक हो जाएंगे। प्रियांश मासूमियत से मुड़कर बोला, पापा, ताऊजी की फोटो पर मूछें बनाऊं या हॉर्न? तभी आरब बोला, हॉर्न बेटा, हॉर्न, बिल्कुल असली वाले। तभी पीछे से एक भारी और गंभीर आवाज गूंजी, हॉर्न तो अभी मैं तेरे सिर पर निकालूंगा आरब। सौर ने पीछे आकर आरब का कान जोर से मरोड़ दिया। आरब अपना कान छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, हाँ भाई, भाई छोड़िए,
बच्चा देख रहा है, मेरी इमेज खराब हो रही है। इमेज तो तू अपनी कार की खराब होने की चिंता कर। आरव, इसे बिगाड़ना बंद कर, वरना मैं प्रियास को अभी परमिशन दे दूंगा कि इसकी असली पेंटिंग तेरी नई चमचमाती स्पोर्ट कार के बोनट पर होगी। पूरे हॉल में ठहाके गूंज उठे। सौर ने आरव को छोड़ा और प्रियांश को अपनी गोद में उठा लिया। सुन प्रियांश, अगली बार पेंट करना हो तो अपने पापा के ऑफिस बैग पर करना, वो खाली रहता है। आरव ने मुंह बनाया और रूहानी ने हंसते हुए शिवांश और प्रियांश को नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल की ओर भेज दिया। तभी आहूजा मेंशन के गेट पर एक जोरदार शोर सुनाई दिया। अबीर और रिया अंदर दाखिल हुए, लेकिन उनके साथ दाखिल हुआ एक ऐसा तूफान जिसे संभालना किसी के बस की बात नहीं थी। उनके 3 साल के जुड़वा बच्चे आर्या और आयरा हाल में आते ही वो दोनों अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। रिया बाल बिखरे हुए और हाँफते हुए बोली, अभी आर्या को पकड़ो, वो सीधे किचन की तरफ जा रहा है। और आयरा, आयरा डैडी का चश्मा वापस करो बेटा। अबीर एक हाथ में बेबी बैग और दूसरे हाथ में आयरा का खिलौना लिए हुए बोला, रिया मैं इसे पकड़ूं या बैग संभालूं? आर्या रुक जाओ बेटा। आर्यनवीर दौड़ता हुआ सीधा शिवांश और प्रियांश के पास पहुंचा। शिवांश ने अपनी मैगजीन ऊपर कर ली ताकि आर्यनवीर उसे फाड़ ना दे। आर्या प्रियांश का स्केच पेन छीनते हुए बोला, प्रियांश भाई, मुझे भी मूछें बनानी है, मुझे भी डैडी की फोटो चाहिए। अबीर पीछे से आकर आर्या को पकड़ते हुए बोला, नहीं बेटा, पापा की फोटो नहीं, ये लो आरब मामू का फोन, इस पर ड्राइंग करो। आरब ने जैसे ही अपने फोन का नाम सुना, वह सोफे से स्प्रिंग की तरह उछला और झपट कर अपना फोन अबीर के हाथ से छीन लिया। ओए अबीर, ये क्या दुश्मनी निकाल रहा है भाई? अपना फोन दे इसे। मेरा फोन क्यों बलि का बकरा बना रहा है? इसमें मेरी बहुत जरूरी शरारती रील सेव है। अबीर आरब के कंधे पर लटकते हुए बोला, यार आरब, तू तो बड़ा भाई है ना। देख, तेरी बहन ने सुबह से मुझे पानी तक नहीं पूछा है। इन दोनों एटम बॉम्ब ने मुझे चैन से सांस नहीं लेने दी। कम से कम तू तो मेरा साथ दे। तभी आयरा ने दौड़कर सौर्य की टांगों को कसकर पकड़ लिया और बड़े प्यार से अपनी बड़ी बड़ी आंखें मटकाते हुए बोली, मामू, चॉकलेट। सौर्य ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और एक सिल्क डार्क चॉकलेट निकालकर आयरा के नन्हे हाथों में थमा दी। आयरा की आंखों में चमक आ गई और उसने तुरंत सौर के गाल पर एक गीली सी पप्पी दे दी। सौर ने मुस्कुराते हुए कहा, लो बेटा, और अगर ये कम पड़े तो बड़े मामू के पास और भी हैं। रूहानी देख रही हो, ये बिल्कुल रिया पर गई है। बातों से अपना काम निकलवाना बखूबी जानती है। तभी आहूजा मेंशन का भारी दरवाजा खुला और विवान और निशा अपनी 5 साल की बेटी मायरा के साथ अंदर दाखिल हुए। उनके ठीक पीछे दादी दादू, संगीता जी और त्रिलोक जी भी मंदिर से पूजा करके लौट रहे थे। दादी आंखों पर चश्मा ठीक करते हुए बोली, हे भगवान, यह आहूजा मेंशन है या किसी सर्कस का तंबू? सौर्य अरब, ये क्या हाल बना रखा है घर का? तभी विवान की बेटी मायरा, जो बहुत ही शांत और मासूम दिख रही थी, धीरे से दादी के पास गई और उनका हाथ थाम लिया। बी दादी, आप गुस्सा मत करो, ये सब तो कलर थेरेपी चल रही है। प्रियांश और शिवास घर को डेकोरेट कर रहे हैं। मायरा की इस मासूमियत और सयानी बातों को सुनकर दादी का गुस्सा बर्फ की तरह पिघल गया। मायरा आहूजा परिवार के बच्चों में सबसे बड़ी थी और उसमें निशा जैसी ठहराव भरी समझ और विवान जैसी शांति थी। घर के बाकी सारे बच्चे शिवांश, प्रियांश, आर्या और आयरा अपनी तमाम शरारतें छोड़कर मायरा के पास आकर खड़े हो गए। दादी मायरा के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, अरे मेरी समझदार बच्ची, कहाँ से बागी बंदर भी तुझसे कुछ सीख पाते। विवान, अपनी बेटी को देखो, कितनी शालीनता से बात कर रही है। सभी बच्चे मायरा को लेकर अपने साथ रूम में चले गए और सभी दोस्त बैठकर अपनी पुरानी यादें ताजा करने लगे। प्रियांश ने टेबल पर रखा आईपैड उठाया और बड़े ही उत्साह के साथ लंदन में अनबी को वीडियो कॉल लगा दिया। जैसे ही स्क्रीन पर अनबी का चेहरा दिखा, कमरे में शोर मच गया। अनबी, देखो, आज सब यहाँ है, आर्या और आयरा भी आए हैं। प्रियांश बोला। अनबी बालों में गुलाबी बो लगाए मटकते हुए बोली, हाय प्रियांश, हाय मायरा दीदी। लेकिन ये शिवांश मेरी स्क्रीन पर क्यों दिख रहा है? इसे साइड करो, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी। शिवांश मैगजीन बगल में दबाकर पास आते हुए बोला, हूँ, मुझे भी तुम्हारी पिंक फ्रॉक देखनी अच्छी नहीं लगती। और देखो, तुमने फिर से वही टेडी बियर पकड़ा है। तुम कब बड़ी होगी अनबी? अनबी गुस्से में पैर पटकते हुए बोली, ओ मिस्टर शिवांश, तुम बहुत गंदे हो। मेरा टेडी तुमसे ज़्यादा प्यारा है। तुम तो हमेशा डैड के जैसे चश्मा लगाकर सीरियस अंकल बने रहते हो। शिवांश ने अपना चश्मा ठीक किया और अनबी की तरफ चिढ़ते हुए बोला, इसे सीरियस अंकल नहीं, मैच्योरिटी कहते हैं अनबी। तुम्हें पता है मेरे पास कितनी इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं? तुम तो बस सारा दिन अपनी गुड़िया के बाल बनाती रहती हो।
अनवी ने आईपैड के स्क्रीन के एकदम करीब आकर उसे जीभ चढ़ाई। आई हेट योर फाइल्स। पिछली बार जब मैं इंडिया आई थी तो तुम एक छोटी सी छिपकली देखकर रूहानी बुआ की गोद में चढ़ गए थे। याद है या भूल गए? यह सुनकर प्रियांश, आर्या और आयरा जोर जोर से हंसने लगे। शिवांश का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो अपनी सफाई देते हुए बोला, छिपकली डेंजरस होती है और तुम तो अंधेरे से डरती हो। कल आर्यन चाचू बोल रहे थे कि अनवी रात को लाइट जलाकर सोती है। अनवी मुंह फुलाते हुए बोली, वो इसलिए क्योंकि मुझे परियों का इंतजार होता है। तुम बहुत बुरे हो शिवांश। मैं प्रियांश और मायरा दीदी से बात करूंगी, तुमसे कट्टी। मायरा बीच बिचाव करते हुए बोली, अरे बस करो तुम दोनों। जब भी मिलते हो या बात करते हो बस लड़ते रहते हो। अनवी बताओ, लंदन में मौसम कैसा है? अनवी बोली, दी यहाँ बहुत ठंड है। डैड ने मुझे नई जैकेट दिलाई है। शिवांश, तुम्हारे पास ऐसी जैकेट नहीं होगी, जलना मत। मुझे जैकेट की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास डैड का ब्लेजर है, मैं उसी में कूल लगता हूँ। शिवांश एटीट्यूड से बोला। आर्या और आयरा पीछे से चिल्लाते हुए, अनवी दीदू, हमें चॉकलेट चाहिए, लंदन वाली। अनवी उनको देखकर मुस्कुराकर बोली, आर्या, आयरा, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी चॉकलेट्स लाऊंगी, लेकिन शिवांश को एक भी नहीं दूंगी। ये सिर्फ कड़वा करेला खाएगा। शिवांश ने चिढ़कर कैमरा हिला दिया और अनवी ने वहां से जीभ चिढ़ाई। कमरे में बच्चों की यह मासूम लड़ाई और खिलखिलाहट गूंज रही थी। भले ही शिवांश और अनवी टॉम एंड जेरी की तरह लड़ रहे थे, पर उनकी यह नोकझोंकी आहूजा परिवार के इस नए अध्याय की सबसे खूबसूरत लय थी। रात काफी हो चुकी थी। आहूजा मेंशन का शोर अब शांत हो चुका था। बच्चे अपनी अपनी मासूम शरारतों के बाद गहरी नींद में थे और बाकी मेहमान भी अपने कमरों में जा चुके थे। सौर और रूहानी के कमरे में मोगरे की बही भीनी खुशबू महक रही थी, जो सालों पहले उनकी कहानी की गवाह बनी थी। रूहानी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपनी चूड़ियां उतार रही थी। तभी आईने में उसने सौर्य को दरवाजे पर खड़े देखा। सौर्य के चेहरे पर एक गहरा सुकून और आंखों में रूहानी के लिए बेइंतहा प्यार था। सौर्य धीरे से चलकर उसके पास आया और अपने हाथ उसके कंधे पर रख दिए। सौर्य धीमी आवाज में बोला, आज जब मैं शिवांश, प्रियांश और बाकी बच्चों को हॉल में देख रहा था तो मुझे वो दिन याद आ गया जब इस कमरे में सिर्फ सन्नाटा और कड़वाहट थी। रूहानी मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ी और बोली, सौर्य जी, वक्त कितनी जल्दी बदल जाता है ना। कभी कभी यकीन नहीं होता कि हम उस तूफान से निकलकर इस मंजिल तक पहुंच गए हैं। सौरभ अपने पॉकेट से रूहानी का वो कान का झुमका निकालता जो रूहानी से कहीं खो गया था। रूहानी उस झुमके को देखकर हैरानी से बोली, सौर्य जी, यह झुमका आपके पास? यह तो हमसे सालों पहले खो चुका था। सौर्य ने रूहानी के हाथ में वह झुमका रखते हुए एक गहरी और भावुक मुस्कान दी। उसकी आंखों में बीते हुए सालों की यादें एक बार फिल्म की तरह तैर गईं। ये खोया नहीं था रूहानी, इसे मैंने अपने पास रखा था। उस दिन जब तुमने मुझसे पहली बार मदद मांगी थी अपने प्रोजेक्ट के लिए, कैफे में ये मुझे गिरा मिला और पता नहीं क्यों मैंने इसे अपने पास रख लिया। शायद उस वक्त मुझे खुद नहीं पता था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। नफरत और नाराजगी के पीछे कहीं ना कहीं एक डर था कि अगर तुम्हें पूरी तरह खो दिया तो मेरे पास तुम्हारी कोई निशानी नहीं बचेगी। ये झुमका मेरे पास उन तमाम सालों की गवाही है जब मैं तुमसे दूर होकर भी तुम्हारे करीब रहना चाहता था। रूहानी ने कांपते हाथों से वह झुमका थाम लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसे याद आया वह दौर जब इसी कमरे की दीवारों ने उनकी खामोशी और लड़ाइयाँ देखी थीं, और आज वही दीवारें उनके अटूट प्यार की गवाह बन रही थीं। सौर ने रूहानी का हाथ थामकर उसे खड़ा किया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, रूहानी, सच तो यह है कि मैं हार मान चुका था। मेरी जिद ने हमारे बीच जो दीवारें खड़ी की थीं उन्हें गिराना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत की मंजिल ने मेरी हर जिद को हरा दिया। जिद तो हमारी भी थी सौर्य जी, आपको वापस पाने की जिद, इस परिवार को फिर से जोड़ने की जिद। और देखिए, आज हमारी वो जिद ही हमारी खूबसूरत मंजिल बन गई है। सौर्य ने झुककर रूहानी के माथे को चूमा। उसकी बाहों के घेरे में रूहानी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दुनिया की सारी खुशियां इस एक पल में सिमट गई हों। रूहानी, सौर्य, आहूजा, आज मैं इस कमरे में इन दीवारों के सामने एक बार फिर तुमसे वादा करता हूँ, हमारी कहानी में नफरत का चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो चुका है। अब जो भी होगा सिर्फ हमारा प्यार और हमारे बच्चों की एक खिलखिलाहट होगी। रूहानी की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसने सौर्य को और कसकर थाम लिया। आई लव यू सौर्य जी, आई लव यू मोर रूहानी, थैंक यू मेरी जीत को मेरी मंजिल बनाने के लिए। खिड़की के बाहर चांदनी रात अपनी पूरी खूबसूरती के साथ बिखरी हुई थी। आहूजा मेंशन का वह कमरा जो कभी आंसुओं का गवाह था, आज दो रूहों के मिलन
और एक अटूट विश्वास की गूंज से सराबोर था। दी एंड।